डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का सिरोहीज क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको वसंत आया कविता पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता की मैं आपको प्रसंग तथा संदर्भ सहित व्याख्या करवाऊँगी और साथ ही काव्य सौंदर्य का बोध भी आपको करवाऊँगी। तो आइए पहले कविता के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि कविता के शीर्षक से हमें ज्ञात होता है कि इसमें कवि ने वसंत के आगमन का वर्णन किया है कि जब वसंत ऋतु प्रारंभ होती है तो प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। साथ ही कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रकृति को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। कवि की चिंता यह है कि आज का मनुष्य अपनी आधुनिक जीवन शैली में इतना अधिक व्यस्त है कि उसे प्रकृति में आए परिवर्तनों का अनुभव ही नहीं हो पाता। वह उस आनंद से वंचित है जो उसे प्रकृति के निकट रहकर मिल सकता है। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कूकी। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि वसंत आया। तो सबसे पहले हम इसके प्रसंग और संदर्भ के बारे में जान लेते हैं। इस कविता की व्याख्या के लिए सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग में हम कवि के बारे में, कविता के नाम को बताते हैं और किस किताब से ली गई है इस सब का वर्णन करते हैं। और साथ ही संदर्भ की लाइन भी हम लिखते हैं। संदर्भ में किस संदर्भ में किस विषय में बताया गया है वो इसमें हम लिखते हैं। तो इसका प्रसंग हम ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के वसंत आया नामक शीर्षक से ली गई हैं। इसके कवि रघुवीर सहाय जी हैं। और इस कविता में ये जो लाइन है ना, मैं बोल रही हूँ इस कविता में, ये संदर्भ की लाइन है। इस कविता में कवि ने वसंत के आगमन के बारे में बताया है। तो कवि कहता है कि जैसे बहन दा कहती है। दा का अर्थ होता है भाई। कि जैसे कोई बहन होती है अपने भाई को बड़े प्यार से दा कहकर पुकारती है, वैसे ही किसी बंगले के किसी तरु, अब ब्रैकेट में इसमें अशोक लिखा हुआ है तो शायद वो अशोक का पेड़ है। अशोक के पेड़ के बारे में कवि कह रहा है। कवि ये कहता है कि शायद वो अशोक का पेड़ था जो किसी बंगले में था, बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर कोई चिड़िया कूकी, यानी कि जब बसंत ऋतु आई तो तब कोई चिड़िया किसी बंगले के पेड़ पर कूकी। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। चलती सड़क के किनारे, चलती सड़क के किनारे का अर्थ है कि वह सड़क जिस पर लोग चल रहे थे, जिसके किनारे पर लोग चल रहे थे, वहाँ पर जो लाल बजरी पड़ी थी उस पर कुछ सूखे हुए बड़े बड़े पीले पत्ते जो पेड़ों से गिरे थे, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से गिरे थे। ऐसे बड़े पत्ते जो पीले थे और सूखे हुए थे वो पाँव के नीचे आकर चुरमुराए। और कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो। और कवि कहता है कि सुबह का लगभग 6 बजे का समय था और जब वह उस सड़क के किनारे जा रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे जो हवा है, सुबह की जो हवा है वो गर्म पानी से नहाकर आई हो, अर्थात हवा में कुछ गुनगुनापन सा था। और उसे ऐसा लगा जैसे कि वह हवा फिरकी की तरह से गोल गोल घूमती हुई आई, खिलती हुई आई और फिर वह चली गई, यानी कि कवि का स्पर्श करके वह हवा उसके पास से गुजर गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि वसंत आया। कवि कहता है कि इस प्रकार से जब वह कल सड़क के किनारे फुटपाथ पर चल रहा था तो तब उसे ये पता चला, उसे ये अनुभव हुआ कि वसंत ऋतु आ गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो पेड़ पर कोयल कूकने लगती हैं, विभिन्न प्रकार के पक्षी चहचहाने लगते हैं और लाल बजरी पर जो गिरे हुए पत्ते हैं वो पैरों के नीचे चुरमुराए। इसका अर्थ है कि
पत्ते पीले होकर नीचे गिर जाते हैं पेड़ों पर से, और फिर उस पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं और हवा में थोड़ा गुनगुनापन आ जाता है। और इस प्रकार से तब हमें पता चलता है कि वसंत ऋतु आ गई है। इसमें जो है गर्म पानी से नहाई हो, इसमें हवा का मानवीकरण किया गया है। फिरकी सी आई में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये इसके हम काव्य सौंदर्य में जो हम विशेष लिखते हैं ना, उसमें हम ये पॉइंट्स लिखेंगे। जो हम विशेष लिखते हैं उसमें भाषा के बारे में बताते हैं और काव्य के तत्व जैसे अलंकार है, रस है, छंद है, शब्द शक्ति है, काव्य का गुण है, इन सब के बारे में बताते हैं। तो इन पंक्तियों को पढ़कर हमें पता लगता है कि इसमें इसके विशेष में हम लिख सकते हैं कि इसमें शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। दूसरा हम लिख सकते हैं बड़े बड़े में, जैसे कि इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। पियराए पत्ते में अनुप्रास अलंकार है पाकी आवृत्ति के कारण। नेक्स्ट है, और यह कैलेंडर से मालूम था अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। दफ्तर में छुट्टी थी यह था प्रमाण, और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। आम बोर आवेंगे रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के, वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी। मधु मस्त पिक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। कवि कहता है इस काव्य खंड में कवि ने ये बताया है कि अब से पहले उसे ये तो ज्ञान था कि जब वसंत ऋतु आती है तो होता क्या क्या है, लेकिन वो केवल पुस्तकीय ज्ञान था, उसको अनुभव नहीं था। तो कवि ये कहता है कि एक तरफ तो उसने यह सुबह ये जाना कि वसंत आ गया है, क्योंकि जब वो सड़क के किनारे चल रहा था तो उसके पैरों के नीचे पत्ते चुरमुराए, गर्म हवा का उसे स्पर्श हुआ और उसको ये महसूस हुआ कि हाँ वसंत ऋतु आ गई है। और उस पर और अधिक उसको साबित करने के लिए कवि कहता है कि कैलेंडर से ये मालूम था कि अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। मदन महीना मतलब वसंत ऋतु का महीना, कामदेव का महीना। वसंत ऋतु को कामदेव का महीना भी कहा जाता है। तो कवि कहता है कि कैलेंडर से उसे ये पहले से ही पता था कि इस महीने की इस दिन इस बार को बसंत पंचमी होगी, यानी कि बसंत की 5वीं तिथि होगी। और दफ्तर में छुट्टी थी यह था प्रमाण, और यह इस बात का सबूत था कि भी उसी दिन पंचमी तिथि होगी, क्योंकि उस दिन दफ्तर में छुट्टी थी। कहने का तात्पर्य ये है कि आजकल के जो जीवन शैली है, आजकल का जो मनुष्य है, उसको कैलेंडर से और दफ्तर की छुट्टी से त्योहारों का पता चलता है। प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं उनको वह फील नहीं कर पाता, उनको अनुभव नहीं कर पाता। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बोर आवेंगे। और कविताओं में पढ़ा था, यानी कि उसको पुस्तकों से ये ज्ञान प्राप्त हुआ था, कविताओं से, कि जब वसंत ऋतु आएगी तो ढाक के जंगल दहर दहर दहकेंगे, अर्थात लाल लाल अंगारे जैसे लाल फूलों से ढाक के वन जो है वो भर जाएंगे। ऐसे लगेगा जैसे कि मतलब इतने ज़्यादा लाल फूल खिलेंगे ढाक के कि ऐसे लगेगा जैसे जंगल जो है दहक रहा है, अंगारों में दहक रहा है। और आम बोर आवेंगे, ये भी उसने कविताओं में पढ़ा था कि जब वसंत ऋतु आएगी तो आमों पर बोर आएगा। बोर मतलब आमों के पेड़ों पर फूल आने लगेंगे। रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के, वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी। और ये भी उसे कविताएं पढ़ने से ही पता था कि जब वसंत ऋतु आएगी तो दूर दूर तक जो नंदन वन है, जो सुंदर वन है, उनका नाम हो जाएगा, यशस्वी हो जाएंगे, मतलब नाम हो जाएगा। कि नाम किस बात में हो जाएगा कि रंग बिरंगे रंग रस गंध से, यानी कि रंग बिरंगे रस से गंध से लदे हुए
जो पौधे हैं वो दूर दूर तक होंगे, यानी कि दूर दूर तक के जो बाग बगीचे हैं, वन हैं, वो विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से लद जाएंगे। दूर दूर तक ये बात फैल जाएगी। मधु मस्त पिक भोर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। और ये भी उसे कविताएं पढ़ने से ही पता था कि जब वसंत ऋतु आएगी तो मधु मस्त पिक भोर, तो कोयल और भंवरे आदि जो पक्षी हैं वो मधुमस्त होकर, यानी कि फूलों का रस पीकर अपना अपना कृतित्व, अपना अपना कृतित्व मतलब कि उनके अंदर जो अपनी अपनी योग्यता है उसका वो अभ्यास करके दिखावेंगे। जैसे कि मान लो भंवरे जो है फूलों पर गुंजन करेंगे और कोयल अपनी मधुर आवाज़ में कूकेगी। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। कवि कहता है उसे सारी बातें पता थीं कि जब वसंत ऋतु आएगी तो क्या क्या होगा, यानी कि ढाक के जंगल फूलों से लद जाएंगे, आम के पेड़ों पर फूल आ जाएगा और रंग बिरंगे फूल दूर दूर तक महकने लगेंगे। विभिन्न प्रकार के भौरे पक्षी, कोयल आदि अपना अपना अभ्यास करेंगे। ये सब बातें उसे पता थीं, लेकिन उसे केवल इतना पता नहीं था कि जैसे उसे आज ये पता चला है कि वसंत आया। आज के नगण्य दिन जानूंगा। नगण्य का अर्थ होता है, नगण्य का मतलब है जिसको गिना न जा सके, यानी कि तुच्छ। यानी कि कवि के लिए जो है आज का दिन भी एक साधारण दिन ही है, लेकिन उसे इस बात का अनुभव आज पहली बार हुआ है कि वसंत जब आता है तो कैसा अनुभव होता है, प्रकृति में क्या परिवर्तन होते हैं। तो प्रकृति में क्या परिवर्तन होते हैं कि चिड़िया कूकने लगती है और पीले पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं, हवा में थोड़ी गर्माहट आ जाती है और ढाक के जंगल जो हैं लाल लाल फूलों से लद जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं उसे आज प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हुई हैं। तो इस पैराग्राफ में हम जो काव्य सौंदर्य है वो देख लेते हैं। इसमें दहर दहर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और दहर दहर दहकेंगे में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि दा की आवृत्ति हो रही है। इसके अतिरिक्त रंग रस में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। इसमें भी रा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अपना अपना में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। इसके अतिरिक्त इसमें श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है और मुक्तक शैली है इत्यादि।